भाई राम राम सारे भाइयों ने। तो जब से जनता सरकार मोर्चा अपनी पावर में आया है, जनता के बीच में आया है, सुर्खियों में आया है, तब से लोगों की उम्मीद गरीब से गरीब की, अमीर से अमीर की, कर्जवान से कर्जवान की, जिसका कर्जा नहीं है उसकी भी, इतनी सारी उम्मीदें जो है जनता सरकार मोर्चा से जुड़ गई है, जिसकी की मतलब कोई यहाँ पे शुरू में उम्मीदें होती है न्यू हो जगह के एक तरीके से इतना सुर्खियों में होना, इतना वायरल होना और इतनी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, तो बड़ा लाजवाब ये एक कारवां हमें दिखा। तो इसके चलते कुछ लोगों की नेगेटिव प्रतिक्रिया भी हमने देखने को मिली। कुछ लोगों ने कोई चोर भी हैं, कुछ ने कोई ये गुंडा टाइप आदमी है, टोल तोड़ दे अंडा है, समाज में व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब से लोगों की ये उम्मीदें जुड़ी है तो बहुत से लोग न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और इनका नारा भी ये है कि हम तो जो है ये खराब व्यवस्था जो है इसको बदल के ही मानेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, डॉक्टर डॉट मौजूद है। तो इनसे सारे के सारे हुए सवाल पूछांगे जो कि आपका मन में चालन लग रहे हैं हाल फिलहाल, हर चीज से संबंधित, कर्जा लगा लो, क्या लगा लो। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम। तो जनता की उम्मीदें इतनी जुड़ चुकी है जनता सरकार मोर्चा के साथ, तो इस पे आपका क्या विचार है? कैसे जुड़ी होगी? मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, या फिर एक समाज सेवा के लिए? किस नजरिए से आप इस चीज को देखते हैं? देखो जी भाई, क्या है कि मेरा मानना ये रहा है कि यदि जनता की उम्मीदें जनता सरकार मोर्चा से जुड़ी हैं तो कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है कि ये जनता सरकार मोर्चा के जो लोग हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। ये इसको आप स्वार्थ नहीं कह सकते, ये एक मानव जो दिमाग है उसकी एक नेचुरल प्रतिक्रिया है कि वो हमेशा उसी चीज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है जो उसे अपने जैसी लगती है। आप देखोगे कोई गली का गुंडा होगा ना, कोई मतलब कोई नया नया चोर गुंडा होगा, उसका उससे बड़ा गुंडा तड़ी पार या कोई गैंगस्टर उसका मतलब आदर्श नेता मिलेगा, वो उसे अपना नेता बना लेगा जी। उसे अपने जैसा लगेगा, उसके साथ जुड़ना चाहेगा। कोई चोर होगा तो वो किसी डकैत के साथ जुड़ेगा, कोई पड़ोसियों को मारना चाहता है तो वो उस आदमी के साथ जुड़ेगा जिसका इतिहास आदमखोर का रहा हो, जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पे टिकी हो। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोई ईमानदार आदमी है तो वो ईमानदार आदमी के साथ जुड़ना चाहेगा। तो जो जनता जैसी है, जैसे लोग हैं, वो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे जैसे हम उनको नजर आते हैं, और हमने अपने आप को बिल्कुल ओपन करके रखा हुआ है। 24 घंटे हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि आधी जिंदगी ऐसे और आधी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं। हमारे साथी जो हैं बदल बदल कर हमारे साथ चलते रहते हैं। तो कोई भी ये फीलिंग नहीं आती है कि इनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अभी तक ये रहा है कि 39 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लगभग सभी लोग साथ में ही सोते हैं, साथ में ही वहीं पे एक साथ ही हॉल में रहते हैं। तो पूरा दिन एक दूसरे को समझने का और जानने का मौका मिलता है। और जब जनता के लोगों को ये पता लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग हैं, वो फिर हमसे जुड़ जाते हैं। फिर क्योंकि उनको ये समस्याएं रहती हैं, अब जो समस्याएं हम उठा रहे हैं, जिसको वो लगती हैं कि हाँ ये सही में समाज के साथ हो रहा है और हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बाकी जिनको लगता है कि उनके आका की कुर्सी के ऊपर अटैक हो रहा है, वो फिर नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हैं, फिर वो कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। उससे खैर कोई फर्क पड़ा हमारे लोगों को पड़ता नहीं है। पर ये अच्छी बात है कि 3 साल के इस छोटे से समय में जनता सरकार मोर्चा हर घर तक पहुंच चुका है। और मैं नहीं समझता गांव में कोई घर बचा होगा जहां पर जनता सरकार मोर्चा के मुद्दों का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि हमारे मुद्दों में गांव का कोई आदमी, शहर का कोई आदमी या देश का कोई आदमी, दुनिया का कोई आदमी छूटा ही नहीं है। तो हमने हर आदमी के मुद्दे वहां पर उठाए हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान की। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो सिस्टम के खिलाफ आप बोलते हैं कि ये सिस्टम में ये कमियां हैं, सिस्टम में ये कमियां हैं, तो उसी सिस्टम के अंदर रह के लोग इतनी सुविधाएं भी ले रहे हैं, गाड़ियों में चलते हैं, 20-20 साल की छोटी छोटी उम्र में बालका ने कमा के गाड़ी भी ले ली, लोगों के मकान भी पक्के बनने लग रहे हैं, अच्छी सुथरी लग्जरी लाइफ भी जीने लग रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग रहे हैं, पहनावा अच्छा हो गया, पहले पैटे टूटे कपड़े में रह कर दे लोग, तो इन अच्छा सिस्टम मान रहे। कुछ लोग तो देखो जो अच्छा मान रहे हैं वो अच्छा मानते रहे।
हम किसी की मान्यता के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम तो आपको बात बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इसी सिस्टम में रहकर सुविधाओं का लाभ, पहली बात तो आपको वो सुविधा लगती है, वो सुविधा है नहीं। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम लिया, 20-25 साल की उम्र में कोई बच्चा गाड़ी नहीं ले रहा है। असल में 20-25 साल की उम्र में वो कर्जदार बन रहा है, वो लोन पर गाड़ी ले रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात, जब आप लोन के मुद्दे पर हम बात करेंगे तो मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। 1 रुपए की जब आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के साथ, लोन लेते हो और जब जमा करते हो, यानी लोन लेने में और जमा करने में प्रति रुपया 6300 रुपए गुणा की आपके साथ ठगी होती है। अच्छा। यानी कि 6000 गुना की ठगी होती है, इसीलिए आपको कर्जदार बनाया जाता है। नंबर 2, ये हो गया लोन का। अब आ गया गाड़ी पे। गाड़ी में चलना कितना खतरनाक है इस बात को आप समझिए। आदमी चलने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यदि उसको एक जगह से दूसरी जगह इतना तेज चलना होता तो परमात्मा उसके शरीर का स्ट्रक्चर वैसा बना देता। जैसे चीता दौड़ता तो है ऑलरेडी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड पर, उसको बनाया है वैसा, उसके शरीर में स्ट्रक्चर दे दिया। जिनको रातों रात कहीं दूर जाना होता है, उस जीव को पंख दे दिए परमात्मा ने, पंख दे करके कि तुम जाओ वहां पर आदमी को 2 पैर दिए हैं। हाँ। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, उतनी एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप जितना पैदल चल सककर वापस आ सकते हैं अपने मूल स्थान पर, आपके लिए उससे ज्यादा की दूरी सही नहीं है। यानी कि यदि आदमी की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए और दिन में 10 घंटे हम माने, 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट माने, तो 7-8 घंटे का ट्रैवल हो गया। तो लगभग ये मतलब आप मानिए 40 किलोमीटर की रेंज का बनता है। अर्थात 20-25 किलोमीटर का अगर आप दूरी तय करते हो और वहां से शाम को वापस आ जाते हो, ज्यादा से ज्यादा 30-35 किलोमीटर तक पैदल चल करके, तो वो वहां तक की दूरी सही है। वहीं तक का पानी आपके लिए ठीक है, वहीं तक की वनस्पति, वहीं तक के पौधे, वहीं तक की फसलें, वहीं तक का अनाज, वहीं तक के फल, वो आपके लिए बने हैं। और उससे बाहर की चीजें अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे। अर्थात आप अगर हरियाणा में रहते हुए हिमाचल की कोई प्रोडक्ट खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। आपको वो सब नहीं करना है। लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा ही प्रोपेगेंडा ये रचा है कि एक जगह की वस्तु दूसरी जगह, दूसरी जगह की तीसरी जगह, जो उनके इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ने के लिए। तो गाड़ी में जब आप ट्रैवल करते हो और लंबे समय तक ट्रैवल करते हो तो शरीर में वात इकट्ठा हो जाता है, वात बनता है। वात का मतलब है एक तरह से पेन आपकी बॉडी में चालू हो जाता है और आप लगातार दर्द करता है। तो आप देखिएगा जो मोटे लाले जो सेठ लोग हैं, उनकी कमर को जाकर के एक बार पूछिएगा, उनकी कमर खराब रहती है, उनकी गर्दन खराब रहती है, वो पूरी तरह से बीमार रहते हैं परमानेंट। उनको अर्थराइटिस या फिर आपको ये हड्डियों का जोड़ के साथ साथ ये सर्वाइकल और लोअर बैक में पेन और गर्दन में पेन और स्टिफनेस, ये सब एक बहुत नॉर्मल सी उनको रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गाड़ी सुविधा नहीं है, गाड़ी असल में आपको बीमार करने का ही एक रास्ता है। दूसरा आपने सुविधा किसका लिया? पक्का मकान। पक्का मकान नहीं बनना, मतलब पक्का मकान किसका बनाते हो आप? सीमेंट का। सीमेंट को आप इसलिए बनाते हो, अभी आप सिर्फ फर्क देखिए, अगर आपके आसपास यहाँ कहीं हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी हम लोग बीकानेर गए थे, वहाँ जनता सरकार मोर्चा की जो घी की फैक्ट्री है वहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब घी बनाने का काम करते हैं बेसिकली जो हम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ देखा कि लोगों के कच्चे मकान है, जो वहाँ उसी गांव में पक्के मकान भी हैं। कच्चे मकान का टेम्परेचर पक्के मकान से 5 डिग्री से ज्यादा कम है। मतलब अगर बाहर टेम्परेचर 45 का है, घर के अंदर जो सीमेंट का मकान होगा 45 से फालतू है, मतलब वो गर्मी को स्टोर कर रहा है। और जो कच्चा मकान है उसका 40 से भी कम है, यानी कि 5 डिग्री से भी कम है। दूसरा, कच्चे मकान में आपको एसी की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, पक्के मकान में आपको एसी की कॉन्टिन्यूस जरूरत पड़ती है। कच्चा मकान प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, पक्के मकान प्रकृति से तोड़ने के लिए है। सीमेंट की जो मजबूती है, मैक्सिमम मजबूती, सबसे ज्यादा मजबूती है
28वें दिन की, यानी आज सीमेंट आपने अगर लगाई है, इससे ज्यादा मजबूती अगर आप चूने में मकान अगर आप बनाते हो तो वो लगभग 1000 साल पुरानी हवेलियां और किले आपने देखे ही हैं, वो कभी खराब ही नहीं होते और टेम्परेचर पूरी तरह से मेंटेन रहता है। तो जिनको आप पक्का मकान कह रहे हो, असल में वो प्रकृति का सत्यानाश करने की फैक्ट्रियां हैं। फिर आपने कपड़ों का बोला, हमारा शरीर असल में कपड़ों के लिए नहीं बना है, इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे। वो छिद्र, हमारी स्किन जो है वो सांस लेती है, हमारी बॉडी सांस लेती है स्किन के जरिए। इस स्किन पे जो कपड़ा है, अगर वो सांस लेने वाला कपड़ा नहीं है तो वो उल्टा आपको बीमार करता है। स्किन की एलर्जी सबसे ज्यादा तभी हुई है जब आदमी ने अपने देसी कॉटन हाथ से बने हुए कपड़े को यूज करना बंद किया है। यानी कि वो जो कपड़ा आपको अच्छा कपड़ा कह रहे हो, जिसको ब्रांडेड कह रहे हो, वो आपके प्राकृतिक परिधान की श्रेणी में नहीं आता है। हमारा नेचुरल जो तरीका है वो ये है कि जो तगड़ी से नीचे का हिस्सा है वो खुला होना चाहिए, उस पे हवा लगनी चाहिए, और जो मतलब जितना खुला होगा बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा हेल्दी रहेगी शरीर हमारा, स्किन हमारी। तो इन्होंने टाइट पैंट पहनानी शुरू कर दी, टाइट कमीज पहनानी शुरू कर दी, और इस तरह की ये प्रोसेस चालू कर दिया, और इसको आप सुविधा कह रहे हो। तो जितनी भी आप सड़कों का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि सड़कें आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि आपके गांव में ही आपके पढ़ाई के लिए इंतजाम हो, वहीं पर आपके बच्चे को रोजगार के लिए इंतजाम कर दिया जाए, आपको शहर से कुछ खरीदना ही ना पड़े, आप सब कुछ वहां बना रहे हो, तो आपको सड़कों की आवश्यकता किसके लिए है? सिर्फ जो सरप्लस मटेरियल है उसको शहर तक लेके जाने के लिए, या फिर गांव में किसी का घूमने का मन है उसके लिए। अदरवाइज हर गांव के अंदर अगर मेडिकल फैसिलिटी हो, हर गांव में पढ़ाई हो, हर गांव के अंदर रोजगार की सुविधा हो, हर गांव के अंदर सारा कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो हमको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमको बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, रोज ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, जिस इतने महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, फिर 2 जोड़ी कपड़े में बड़े आराम से गुजारा हो सकता है। आपने दिखाने के लिए कपड़े पहनने शुरू किए हैं, ना कि आपने हेल्दी रहने के लिए। आपने शोशेबाजी के लिए कपड़े शुरू किए हैं, जिसको आप सुविधा बोल रहे हो। तो इसमें आपको फर्क करना पड़ेगा। चौथी चीज आपने क्या बोली थी? जो आपने पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है बच्चों, पढ़ाई लिखाई का स्कूलों में लग रहे हैं। हाँ, अच्छे स्कूल आपने बोला। अच्छा स्कूल किसको कहेंगे? वहां से स्कूल से बच्चा बन के क्या निकल रहा है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? क्या स्कूल में फैमिली के अंदर कैसे रहा जाता है इसको सिखाया जाता है? अगर जिंदगी में कोई बुरा दौर आ जाए उससे कैसे निकलना है वो सिखाया जाता है? घर में कुछ चीज़ टूट फूट जाए वो बनानी आती है? घर बनाना आता है, बिजली का कोई सामान बनाना आता है, कोई मोटर बांधनी आती है, कोई रिपेयर करना आता है, कोई मैकेनिकल काम आता है, कोई खेती करनी आती है, कोई पशुपालन आता है? किसी भी पढ़ाई के अंदर आपको अपने मतलब का कुछ सिखाया जाता है? नहीं, आपको केवल वो सिखाया जाता है जो किसी गधे ने लिख दिया, आपने वो रट्टा मार लिया, फिर किसी गधे ने चेक कर लिया, फिर वो उसके अंदर नंबर दे दिया, और फिर एक नए गधे की नई कंपनी में नया गधा बनने के लिए एक नया गधा तैयार कर दिया। सिर्फ आपको गधे बनाने के लिए, सिर्फ आपको वर्किंग क्लास बनाने के लिए, सिर्फ आपको क्लर्क बनाने के लिए, सिर्फ आपको मजदूर बनाने के लिए, सिर्फ आपको नौकर बनाने के लिए ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट काम आता है। इसके अलावा जिंदगी में ये सर्टिफिकेट कहीं भी काम नहीं आता है। आपको नौकरी भी अगर लग जाती है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डॉक्टरी करी है, कुछ भी किया है, MBBS करके कोई भी आदमी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसको किसी न किसी डॉक्टर के नीचे जाके प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। तो उसके लिए डिग्री की आवश्यकता क्या है? वो तो कोई भी कर ले जिसका इंटरेस्ट हो। इंजीनियरिंग करने के बाद आपको डिग्री मिलती है, आप कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हो, और HR जो पहले दिन ही ट्रेनिंग के दौरान उस एम्प्लॉय को बोल देता है, और जो इंजीनियर है वो कमेंट करके बता भी दें कि ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूं, कि पहले दिन HR ये बोलता है कि जो आज तक तुमने सीखा है, मतलब इंजीनियरिंग में, MBA में या MTech में जो भी सीखा है वो सब अपना घर रख के आ जाओ, अब कंपनी बताएगी कैसे काम करना है। तो फिर क्या सिखाया स्कूल ने? स्कूल ने सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने की प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ नहीं दिया, और जिसको आप बढ़िया स्कूल बोलते हो वो हरामखोर आपको आपकी मातृभाषा से दूर करके अंग्रेजी में ले जाते हैं। और अंग्रेजी की डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी इज अ लैंग्वेज ऑफ स्पेल,
स्पेलिंग होती है उसके अंदर। स्पेलिंग, स्पेल का मतलब होता है जादू टोना, यानी अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में से, सारी भाषाओं में से सबसे गंदे शब्दों को ला करके अंग्रेजी में ठोका गया है, ताकि अब बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को डाउनग्रेड करते रहो और परमात्मा से जुड़ने का आपका रास्ता बंद होता रहे। तो आपके बच्चों को मातृभाषा में कुछ नहीं सिखाया जाता, बल्कि अंग्रेजी में रटाया जाता है। ये आपके अच्छे स्कूल के, आज के अच्छे स्कूल की डेफिनेशन में आता है। तो मैं, आपने जिन चीज को सुविधाएं कहा है, मुझे ख्याल से वो सारी की सारी आपको बर्बाद करने का ही रास्ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो गधे मैन्युफैक्चर होने लग रहे हैं, तो इसका मतलब कहने का कि स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, फिर तो पहले वो टीचर ही गधे हुए। तो आपको क्या लगता है इससे वो नौकरी करने जाते हैं, वो पढ़ाने कहाँ जाते हैं? पूछो आप उनसे, आप पूछो कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है कि पढ़ाना पड़ रहा है? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, आज छोड़ दें वो नौकरी? आप यहाँ आपने देखा नहीं क्या, पहले वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, फिर भाई सेंटर की तो नहीं मिली, स्टेट की कर लेते हैं, फिर एचपीएससी की करेगा वो, उसमें भी बात नहीं बनी, एसडीएम क्लर्क वगैरह भी नहीं बना, फिर वो क्या करेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में मोटी ट्राई करता है, वहाँ भी नहीं बनती है, फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, फिर बैंक पीओ के लिए, इन सब के लिए ट्राई करता है, वो नहीं मिलता है। फिर यूडीसी एलडीसी क्लर्क के लिए ट्राई करता है, वो नहीं मिलता है। फिर ग्रेड 4 के लिए ट्राई करता है, चपड़ासी के लिए, वो भी नहीं मिलता है। फिर आखिर में वो सोचता है चल जेबीटी बीएड कर लेता हूँ। वो वहां पर आखिर में जाता है कि और कुछ नहीं। तो आप देखना, साइंस में पढ़ाते हैं ना जब माँ बाप बच्चे को कि तुम साइंस ले लो, नॉन मेडिकल ले लो या मेडिकल ले लो, तो वो माँ बाप, बच्चा कहेगा वो क्यों ले लूं? तो वो कहेंगे अगर कहीं भी जुगाड़ नहीं मिला ना, तो ट्यूशन तो पढ़ाई लोगे, स्कूल में तो पढ़ाई लोगे। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पढ़ाने को सबसे आखिरी ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता है। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते समय उसे कभी नहीं कहता कि तुझे बड़ा होकर शिक्षक बनना है, तुझे बड़ा होकर टीचर बनना है, उसे बड़े पैकेज वाला नौकर बनना है। जब वो बड़े पैकेज वाला नौकर नहीं बनता है, तो जाकर के शिक्षक बनता है। और ये शिक्षक क्या करता है? नौकरी के अलावा वो कुछ करता हो तो बताओ? सरकार ने कोई पॉलिसी निकाल दी जिसमें बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये टैबलेट ला करके दिए, कोई शिक्षक ने विरोध किया हो तो बताओ? आपके बच्चों को गंदा खाना खिलाया जाता है, उसमें किसी शिक्षक ने विरोध किया तो बताओ? आपके बच्चों को जबरदस्ती अपार आईडी बनाई जा रही है, टैबलेट देने लगे, वही टैब दी थे, ठीक है। ये जो गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, और अभी यूपी के अंदर मेरे ख्याल 40-42 लड़कियों को चक्कर आए थे और वो अस्पताल में दाखिल करनी पड़ी थी। कोई टीचर ने विरोध किया हो तो बताओ? कोई टीचर विरोध नहीं करता। उनको तनख्वाह बढ़ाने के लिए विरोध करना है, उनको डीए लेने के लिए विरोध करना है, उनको नॉन टीचिंग काम के लिए विरोध करना है। लेकिन जो बच्चों का सत्यानाश करने वाली कोई पॉलिसी है, उस पर कोई प्राइवेट टीचर ने अगर विरोध किया हो या किसी सरकारी टीचर ने विरोध किया, तो मैं मानूंगा वो गुरु है। और अगर उसने विरोध नहीं किया, उससे जाकर के पूछो कि तुमने विरोध क्यों नहीं किया, तो कहते हैं हमें तो नौकरी करनी है। मतलब वो नौकर है। नौकर माने गुलाम, बस। अच्छा, तो बहुत से कमेंट डॉक्टर साहब ऐसे आए हैं कि मतलब जनता सरकार मोर्चा के साथी जो है प्रॉब्लम बता देते हैं, समस्याएं बता देते हैं, लेकिन उनका समाधान भी तो हो। जैसे कि आपने बताया कि भाई इंसानों को अगर दूर जाना होता तो उसको पंख देते, तो परमात्मा उनको पंख लगाता, मतलब इंसानों को। तो अब वो गांव में ही रहना शुरू करते। गांव की ऐसी व्यवस्था कैसे बने? गांव की व्यवस्था बड़ा आसान है यार। आप एक बात सोचो, मतलब कितना सिंपल सा फंडा है। आपके गांव में कितनी जमीन है, आपने कभी पता किया? है 600-700 एकड़ के आसपास। और कितना बड़ा गांव है, कितने घर हैं? 8-9 हजार पॉपुलेशन है। 8-9 हजार पॉपुलेशन में 600-700 एकड़। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, लगभग 8-9 हजार पॉपुलेशन में 600-700 एकड़ का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे घर को पूरे साल में कितना अनाज चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। पूरे साल में कितना चावल चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, कितनी सब्जी चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, जितने अनाज दूसरे हैं, दालें हैं और पटसन, वो सारा चेक कर लो। जितना ये सारा सामान चाहिए पूरे गांव का हो गया। जो बाकी की जमीन है, उस जमीन के ऊपर वो चीज प्रोड्यूस की जाए जो पूरे गांव को, जो पैदावार हो, जिसको उत्पादन करके हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ मंगा सकें। इसका मॉडल हम देने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल लोगों को नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे कि यदि आप इतना मान लो कि आपके गांव के पास में पूरी जमीन दी हुई है, खेलने के मैदान दिए हुए हैं, आपको सामूहिक जमीन है खूब, तालाब है खूब, पानी का अरेंजमेंट खूब है, क्योंकि हमारे पुरखे बड़े साइंटिफिक लोग थे। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए थे
कि हमारी जो बसासत है, हमारी जो रिहायशी इलाका है, वो किसी पानी के स्रोत के नज़दीक रहे, किसी नदी या नहर के नज़दीक, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ हमें पानी मिलता रहे सर्वाइवल के लिए, और ज़मीन हमारे पास होती है, तो हम वहाँ की लोकल चीज़ उगाते हैं। अगर उसके बाद में जितनी ज़मीन बचती है उसका इस्तेमाल पूरे गाँव के रोज़गार के लिए खड़ा किया करने के लिए जरूर हो सकता है। अगर आपको सिर्फ एक व्यवस्था बनानी है कि गाँव से नमक के अलावा किसी चीज के लिए पैसा बाहर नहीं जाएगा, आपका सब कुछ वहीं बने, तो कपड़ा आप गांव में बना सकते हो, कपास उगा रहे हो ऑलरेडी, आप जो उद्योग, कोई भी उद्योग चल रहा है, हाँ। उस उद्योग में काम तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। जब हमारे बच्चे किसी और उद्योग में बनकर किसी को करोड़पति और अरबपति बना सकते हैं, तो वो अपने लिए नहीं बना चला सकते क्या उसी उद्योग को? वो अपने लिए भी चला सकते हैं। तो यानी कि गांव जब अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा, यहाँ क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई कि कुछ सो कॉल्ड आंदोलनकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसकी व्यवस्था भी सरकार करे, इसकी व्यवस्था भी सरकार करे, इसकी व्यवस्था भी सरकार करे, जबकि सरकार जिसको आप कह रहे हो वो सरकार नहीं है, वो एनजीओ है, वो एक ट्रस्ट है जिसकी मालिक रानी है, इंग्लैंड की रानी, अभी जो आजकल राजा बैठा है वो है। यानी कि वो आपकी व्यवस्था नहीं है। एमएलए, एमपी, विधानसभा, लोकसभा आपकी व्यवस्था नहीं है। आपकी व्यवस्था पंचायत की व्यवस्था है, जिसमें गांव का प्रत्येक मेंबर, जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, वो भारत की ओरिजिनल व्यवस्था है, जिसको कोई दुनिया की ताकत ना हटा सकती है, ना मिटा सकती है, ना कोई कानून उसको बदल सकता है। तो ग्राम सभा, जब ग्राम सभा मतलब गांव का जब प्रत्येक व्यक्ति इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा, तब जाकर के वो उसकी व्यवस्था बनेगी। उसको तो शामिल किया नहीं जाता है। कोई भी 5 आदमी मिलकर के गांव को बदलने चल पड़ते हैं, वो 5 आदमी गांव को बदलने चल पड़ते हैं, तो बाकी गांव क्यों साथ देगा भाई उनका? उनको पहले साथ लेना पड़ेगा। हमको 3 साल से तो हम जनता सरकार मोर्चा में, और 4 साल उससे पहले हम गांव को सिर्फ जगा रहे हैं। आज भी हम केवल जगा रहे हैं। आज भी जब कोई गांव वाले आते हैं कि जी ऐसा करके दिखाओ, हम कहते हैं कोई और नहीं करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वो नहीं, ये व्यवस्था हमको चाहिए, उस व्यवस्था के लिए फिर चर्चा चालू होगी, उसके अंदर फिर बहस होगी, फिर हम जो कह रहे हैं उसमें कमियां निकाली जाएंगी, फिर जो दूसरा आदमी कह रहा है उसमें कमी निकाली जाएगी। जब वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी तो सोल्यूशन निकलेगा। बिना चर्चा के सोल्यूशन, आप क्या सोचते हो कि हम ऐसे चुटकी में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कैसे दे सकता हूं? वहां बैठा जज कैसे कर सकता है? वो कोई पुलिस वाला कैसे उसका समाधान कर सकता है? वो एमएलए एमपी कैसे कर देगा? नहीं कर सकता है। आपकी समस्या का समाधान आप ही को करना है। आपकी गली की समस्या गली वालों को मालूम है उसका समाधान क्या है। आपकी पानी की समस्या जिसको है उसको मालूम है उसका समाधान क्या है। आपकी खेत की, आपके झगड़ों की जिसकी भी समस्या है उसका समाधान आपको ऑलरेडी पता है। ये वहम है कि सरकार उसको करेगी। सरकार कभी नहीं करेगी। सरकार को तो कंट्रोल चाहिए। वो हर काम करेगी जहां आपका कंट्रोल उनके हाथ में जाता हो, और वो हर काम नहीं करेगी जहां आपको आजादी मिलती हो। इसलिए समाधान जनता सरकार मोर्चा ने नहीं बताना है। जब मैं समस्या आपको समझा रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं आपको समाधान भी साथ में दे रहा हूं। जब मैं आपको यह कहता हूं कि आपकी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट है और जिससे कैंसर होता है, स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, अब ये मैं आपको समाधान बताऊं क्या? अरे भाई, उससे कैंसर होता है तो आपको टूथपेस्ट बंद करनी पड़ेगी। फिर आपको यह समझना पड़ेगा टूथपेस्ट की जरूरत कब हुई। उन्होंने जब दांतों को सुंदरता के साथ कंपेयर करना शुरू किया, तब आदमियों ने दांतों पे फोकस करना शुरू किया, जबकि फोकस होना चाहिए था मसूड़ों के ऊपर। अभी जब मेरे दांत खराब होते हैं और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो मेरे मसूड़े खराब होते हैं, दांत नहीं खराब होते कभी भी, मसूड़े खराब होते हैं। तो फोकस को मसूड़ों से हटाकर दांत पे कर दिया। फिर उन्हें कहा कि मुंह के जर्म्स, यानी कि मुंह में बांस आती है, क्योंकि हीरो हीरोइन नजदीक से किस करते हैं ना, तो वो वाला सीन उनको याद दिलाते हैं नए नए नौजवान बच्चे। तो वो मुंह की सफाई हा हा ऐसे करके वो सांस का वाला ड्रामा करते हैं। मुंह में तो बांस आती है तो बार बार करेंगे, फिर वो बार बार ब्रश करेंगे, बार बार दिन में 3 बार 4 बार करेंगे। और उसमें लिखा हुआ है कि वो मुंह के बैक्टीरिया को मारता है, तो मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है, लार वाले बैक्टीरिया को भी मारता है, स्वाद वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। जब स्वाद वाला बैक्टीरिया मरेगा, जब स्वाद वाले वो मरेंगे टेस्ट बड, तो आपको फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको कबाड़ खाना पड़ेगा बाहर, फिर आपको वही टेस्टी लगेगा। बाहर खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो फार्मा कंपनी की चांदी होगी, फार्मा कंपनी फिर पॉलिटिशियंस को पैसा दे करके पॉलिटिकल पार्टियों को फिर से ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आप और बीमार पड़ो। यानी ये सर्कल चलता रहेगा। आप फार्मा कंपनी को फंडिंग करते रहोगे, फार्मा कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर देगी, पॉलिटिकल पार्टी आपको फिर बीमार करती रहेगी। तो ये बीमार होने का दिल, आप देखोगे आपकी हर चीज के षड्यंत्र में आपका बीमार होना है। चाहे चप्पल है, सड़क है, ट्रैवल है, खाना है, ब्रश है,
टूथपेस्ट है, नहाना है, लेटरिंग करना है, फसल उगाना है, वो सब फार्मा कंपनियों का है। यानी कि खेत में पेस्टिसाइड डाल रहे हो ना, वो पेस्टिसाइड फार्मा कंपनियों का है। पता ही आपको? बिल्कुल। पेट्रोल डीजल को जब साफ कर दिया जाता है पेट्रोलियम से, उसके बाद में क्या होता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है एक्चुअली। उसमें नेचुरल गैस यानी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल तार, ये सब जब उसमें से निकल जाता है, ब्रोजा वगैरह ये सब निकल जाता है, फिर उसमें लास्ट में जो मटेरियल बचता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो बचता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो जो एपीआई है वो पेस्टिसाइड में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं, और आपकी ड्रग्स जो ये अस्पतालों में जिनको दवाई कहते हैं, क्या क्या बेचा जाता है, इन ड्रग्स में यूज करते हैं। और आपके जितने भी आपके शरीर में जाने वाले आइटम है, चाहे आपका ये डिओड्रेंट टाइप है, चाहे आपके घरों में वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट है, इन सब में यूज करते हैं, ताकि हर रास्ते से वो एपीआई आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में आए, जिससे आपको कैंसर हो और फिर फार्मा कंपनियों के पास जाए। फिर पता चलता है कि जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं, और फिर जितनी फार्मा कंपनियां वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं। यानी तेल कंपनियां जिनकी हैं वही पूरी दुनिया की फार्मा कंपनी पे, फर्टिलाइजर कंपनी पे, पेस्टिसाइड पे, यूरिया पे, डीएपी पे कंट्रोल किए बैठे हैं, और फिर सरकारें सब्सिडी उन्हीं को देती हैं। कितने लाखों करोड़ का ये बिजनेस सरकारें उनको देती हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इस कैलकुलेशन को जब आप समझोगे और इस फ्लो को जिस दिन आप रोक दोगे, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया और फार्मा कंपनी के ड्रग्स, इसको आप रोक दोगे, उसी दिन इनकी ढीठ बाहर आ जाएंगी इन कंपनियों, क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास की कंपनियां, और उसी दिन गांव बचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा पैसा इन्हीं के रास्ते बाहर जा रहा है। अब देख लो, सारा का सारा पैसा इसी रास्ते से जा रहा है। यानी और गांव का प्रत्येक व्यक्ति खोखला हो रहा है। सुबह उठते ही जब कोई बच्चा किक मारता है तो उनकी जेब भरती है। आप जब कोई दवाई लेते हो तो उनकी जेब भरते हो, आप जब खेत में कुछ भी पेस्टिसाइड यूरिया डालते हो तो उनकी जेब भरते हो। तो जब आप सारा गांव मिलकर के उनकी जेब भर रहा है और आपस में एक दूसरे की कोई मदद ही नहीं कर रहा है, तो कौन मजबूत बनेगा? आप थोड़ी मजबूत वो बनोगे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपकी मजबूती की बात कर रहा हूँ, गाँव की मजबूती की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी सोल्यूशन मुझे बताना पड़ेगा तो कमाल की बात है। फिर इंतजार करो, फिर चर्चाएं करो। डॉक्टर साहब दिख गया। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डायरेक्टली मेरे केस समझ में आया, पड़ोसी का नहीं रहा, दूसरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आग लगा पड़ोसियां देख देख कर, मतलब वो सुहान नहीं रही। नहीं, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं वैसे। मतलब अब तो उसने लिया दिया ना अस्तित्व में ये चीजें। लोग देख कर राजी को नहीं, रिश्तेदार की हो देख कर राजी को नहीं, दोस्त की जड़ काटता फिर है। मतलब ये काम तो होना शुरू हो गया समाज में। लेकिन यू कितना गजब तरीके से आपको घेरा गया, इसके हम जो है पूरे एपिसोड बनाएंगे। ये पहला एपिसोड है जिसके अंदर आपने एक शुरुआत ही देखने ने मिली, तो आगे की वीडियो में जो है इसके संबंधित कितने तरीकों से आपको घेरा जाने लग रहा है, सवेरे उठने से लेकर के शाम को सोने तक, आपके पैदा होने से मरने तक, और कहाँ की वो करी थी अपन डॉक्टर साहब, किस तरीके से कहीं मतलब से खाने से लेकर ना लैटरिंग तक, खाना बनाने से, उगाने से लेकर के और निकाल के उसका उपयोग करने तक, सभी रास्तों में आपको चारों तरफ से घेर करके इन्होंने इस तरह किया है कि आपका प्रत्येक स्टेप जो है वो इनकी जेब भरे और ये मजबूत बने और आप कमजोर बनो। ये पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा। आपने जिस दिन ये समझ लिया, आपको समाधान टक से समझ में आ जाएगा। तो जनता सरकार मोर्चा का यही उद्देश्य है कि आप कैसे मजबूत बनो, आपको मजबूत बनाना उद्देश्य है, और इन कंपनी का, इन गुंडों का उद्देश्य है आपको खत्म करना। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।